वो गुफ्तगू जो राजनीति के गलियारों में होती है, वो शिकायतें जो समाज को हुक्मरानों से होती हैं, वो सारे वादे जिनके दम पर सरकार बनती है, वो तमाम उम्मीदें जिनके टूटने पर आवाम रोती है। ऐसे वादों, ऐसी उम्मीदों और ऐसी शिकायतों को हम रखेंगे आपके रूबरू। बंसल न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में। मैं हूं संयुक्ता। आयुष्मान में हम बात करते हैं आप आयुष्मान का आज का सफर। आयुष्मान में हम आज बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की। ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन अधिकारी, जो कि ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में विशेषज्ञ न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर सचिन अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर आखिर है क्या, किस तरह से ये होता है? ब्रेन ट्यूमर मुख्य रूप से कैंसर का एक प्रकार है जो कि दिमाग में होता है जी। और भारत में होने वाले कुल कैंसरों का लगभग 3 से 4% हिस्सा ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि ब्रेन ट्यूमर और ये ब्रेन ट्यूमर बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रभावित करता है। जी डॉक्टर अधिकारी, वही मैंने आपसे जैसे बताया कि ब्रेन ट्यूमर दिमाग में होने वाले कैंसर का एक प्रकार है। जी, और यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? ब्रेन ट्यूमर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि दिमाग की खुद की कोशिकाओं में विकसित होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंजोमा या पिट्यूटरी ट्यूमर। और दूसरा प्रकार है जिसे कि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो शरीर के दूसरे हिस्सों में मौजूद कैंसर के दिमाग में फैलाव की वजह से होता है। इसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। जी डॉक्टर अधिकारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सेल्स की जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है उसकी वजह से कैंसर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से होते हैं? देखिए, मुख्य तौर पे अभी तक भी इस चीज का ठीक से निर्धारण नहीं हो पाया है कि ब्रेन ट्यूमर किन मरीजों में होगा और किस वजह से होगा, लेकिन उसके संभावित जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो संभावित कारण हैं या जो खतरे हैं जिस वजह से ये ब्रेन ट्यूमर उत्पन्न होता है, वो कुछ निर्धारित हो पाए हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है वंशानुगतता। मतलब जिन लोगों के परिवार में सगे संबंधियों में ब्रेन ट्यूमर होता है उनमें ब्रेन ट्यूमर या दिमाग का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि जिनके सगे संबंधियों को ब्रेन ट्यूमर है उनमें से हर व्यक्ति को अगली पीढ़ी में या उनके रिश्तेदारों में कैंसर या दिमाग का कैंसर होने की संभावना है। लेकिन संभावनाएं जरूर रहती है, लेकिन निश्चित रूप से ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा कारण है जिन लोगों में एक्सरे का एक्सपोजर अधिक होता है, जैसे कि एटॉमिक रिसर्च सेंटरों में काम करने वाले लोग
और रेडियोथेरेपी विभाग, जो कि रेडियोथेरेपी होती है ब्रेन ट्यूमर के लिए भी ज़रूरी है, उसमें काम करने वाला स्टाफ और डॉक्टर्स, और एक्सरे टेक्नीशियंस जो कि एक्सरे से जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इन लोगों में होने की इसकी संभावना अधिक होती है। साथ ही साथ जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, जैसे कि HIV एड्स हुआ या ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इस स्थिति में एक विशेष प्रकार का दिमाग का कैंसर, जिसे कि लिम्फोमा कहा जाता है, वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ उद्योगों जैसे कि प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग, उनमें काम करने वाले लोगों में भी इसके होने की संभावना रहती है, जहां पर विशेष रूप से कुछ रसायन जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एक्राइल नाइट्राइट और पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग अधिक होता है। इसके अलावा सामान्य रूप से पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से सूरज हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर सचिन अधिकारी से? मैं डॉक्टर साहब जानना चाहता हूं कि ब्रेन ट्यूमर के कोई लक्षण है, हम पहले से पता लगा सकते हैं क्या ब्रेन ट्यूमर है? कुछ सिम्टम्स हो, कुछ लक्षण हो, या फिर सीधे इसका डॉक्टर के पास ही जाके एक बार पता करवाएं? जैसे मेरा सर बहुत दुखता है, सर में सर दर्द बहुत होता है। नहीं, निश्चित रूप से ही ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं, और इन्हीं लक्षणों के आधार पे कैंसर के मरीजों का निर्धारण किया जाता है। मुख्य रूप से सिरदर्द, जो कि सुबह उठने के बाद होता है, उल्टी, चक्कर आना, शरीर में सुस्तीपन या बेहोशी का अटैक, नज़र कमज़ोर होना या दो दो दिखाई देना, शरीर के किसी एक हिस्से में सुन्नपन या पैरालिसिस, लकवा जिसे हम कहते हैं, वो चेहरे पे या शरीर के एक हिस्से में होना, दाएं या बाएं हिस्से में शरीर के, और याददाश्त में परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, व्यवहार में परिवर्तन, याददाश्त की कमजोरी। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर जो कि शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर है, उनसे स्त्रियों में जैसे मासिक धर्म का रुकाव है, या पुरुषों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, या शरीर में बालों की, इस तरह की कई परेशानियां ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में मुख्य रूप से देखी जाती है। जी। और डॉक्टर अधिकारी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये लक्षण अगर हो किसी मरीज में, तो वो कौन सी जांचें हैं जो उसे करवा लेनी चाहिए? ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए आपको मुख्य रूप से किसी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की परामर्श की आवश्यकता होती है, और उनके न्यूरोलॉजिकल परीक्षण के बाद जो है, मुख्य रूप से जो खून की सामान्य रूप से जांचें होती है, उसके अलावा सीटी स्कैन और MRI ऐसे दो विशेष परीक्षण हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर के मरीज को ब्रेन ट्यूमर है या नहीं, ये निर्धारित करने में हमारी मदद करते हैं। इनमें से जो सीटी स्कैन है, वो एक सरल, कम समय में होने वाली और सस्ती जांच है। ये मतलब प्लेन और कॉन्ट्रास्ट जिसे हम बोलते हैं, मतलब दवाई के साथ में और बिना दवाई के दोनों प्रकार से की जाती है। लेकिन ये जांच जो प्राइमरी, मतलब प्राथमिक जानकारी उसके बारे में देती है, और ब्रेन ट्यूमर के बारे में विस्तृत जानकारी हमें सीटी स्कैन से नहीं मिल पाती है। दूसरी जांच है जो ब्रेन ट्यूमर के रोगियों के लिए आवश्यक है, वो है MRI ऑफ द ब्रेन, जो कि दवाई के साथ और दवाई के बिना ये भी होता है। लेकिन इस जांच के साथ जो नुकसान जुड़े हुए हैं वो हैं कि एक तो इस जांच को करने में समय अधिक लगता है, दूसरा ये जांच थोड़ी खर्चीली सीटी स्कैन की तुलना में, और तीसरा जो मरीज गंभीर स्थिति में या गंभीर अवस्था में हैं ब्रेन ट्यूमर की वजह से, उनके लिए कई बार, या जैसे ICU सेटअप में क्रिटिकल मरीज हैं, उनके लिए क्योंकि समय अधिक लगता है और मशीन में 20-25 मिनट लेटे रहना होता है, तो उनमें कई बार ये जांच करने में मुश्किल आती है। लेकिन इस जांच के जो फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो ब्रेन ट्यूमर का दिमाग में पूरी तरह से फैलाव, उसका रक्त वाहिनियों से के साथ क्या संबंध है, मतलब कितनी रक्त वाहिनियां उसके अंदर से गुजर रही हैं या पास पास जुड़ी हुई हैं, और दिमाग में सूजन किस तरह से है और दिमाग के किस महत्वपूर्ण हिस्से के साथ ये जुड़ा हुआ है ब्रेन ट्यूमर, ये सारी विस्तृत जानकारी हमें MRI की मदद से मिलती है। बिल्कुल, तो सीटी स्कैन करवाया जाता है, MRI करवाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से दीपाली जुड़ गई हैं। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान कार्यक्रम में। आप क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर अधिकारी से?
जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप दीपाली जी। नमस्ते सर। जी, अपना सवाल पूछिए दीपाली जी। सर अभी 2000 नमस्ते जी। बहुत जोर से सर का बैन हुआ था और मेरा ऑपरेशन हुआ था, हो गया था पूरी शरीर। तो सर मैं डॉक्टर, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हेलो जी दीपाली जी, अब अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। सर 2010 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो सिर में क्लॉटिंग हो गई थी पूरी। आप आवाज आती मेरी? जी ब्रेन जी। ट्यूमर का? नहीं सर, मतलब हुआ था और वो बस्ट हो गया था पूरे सिर में। तो डॉक्टर विपुल गुप्ता थे गुड़गांव से, मेडेंटा सिटी से, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। तो उन्हें बताया था कि छोटे छोटे क्लॉटिंग और है, तो सर उसका भी ऑपरेशन क्यों गोलियों से ठीक हो सकता है? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या आपके सिर में बर्स्ट हो गया था? हाँ सर, वो विपुल गुप्ता थे डॉक्टर, गुड़गांव में उन्होंने ऑपरेशन किया था, मेडेंटा सिटी में मेरा। हाँ तो सर उसके बाद मुझे उन्होंने बताया था कि 2 क्लॉटिंग और है। किस चीज के लिए? सर उसका ऑपरेशन होगा कि वो दवाइयों से ठीक हो सकता है? क्लॉटिंग हो गई है इनके ब्रेन में और उसकी वजह से ये ब्रेन में जानना क्लॉट के लिए चाहती आपका हैं कि- ऑपरेशन हुआ था? और है मेरे सिर में। क्या हो गया इनके ब्रेन में? क्लॉटिंग है और जानना चाहती है क्या जो 2 क्लॉटिंग अभी भी बची हुई हैं उसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है या बिना ऑपरेशन के भी ये ठीक हो सकता है, क्या ये जानना चाहती हैं दीपाली जी? ब्रेन में क्लॉटिंग के लिए उन्होंने एक अगर ऑपरेशन कर दिया है तो अब तक तो अगर इनको कितना समय हो गया है उसके आधार पे, वो तो जिस समय करते हैं, अगर उनको दोबारा आवश्यकता होती ब्रेन में क्लॉटिंग के लिए तो उन्होंने तभी एक ऑपरेशन के बाद ही दोबारा वाला ऑपरेशन भी प्लान कर लिया होता। तो अब मेरे ख्याल से उनको दोबारा ऑपरेशन की जरूरत तो पड़ना नहीं चाहिए अगर सिर्फ क्लॉटिंग ही थी ब्रेन में तो। जी, वैसे पहले डॉक्टर अधिकारी आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जांच ब्रेन ट्यूमर की होनी चाहिए, जो लक्षण आपने बताए थे अगर वो किसी मरीज को हो। तो इलाज की अगर हम बात करें, अगर ब्रेन ट्यूमर मिलता है जांच के बाद, तो इलाज किस तरह से संभव होता है ब्रेन ट्यूमर का? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के इलाज में मुख्य रूप से शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी जिसे हम बिजली की सिकाई भी कहते हैं, और कीमोथेरेपी, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां होती हैं। इन तीनों की मदद से दिमाग में होने वाले ट्यूमर का इलाज किया जाता है। जी। और यदि अगर हम शुरुआती दौर में ही ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए मरीज अगर आ जाता है तो उसका उपचार संभव है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज में मुख्य रूप से जो शल्य क्रिया होती है उसमें दिमाग के जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है, तो जिस हिस्से में ट्यूमर मौजूद है उस हिस्से में पहले खोपड़ी का हिस्सा निकाल लिया जाता है। उसके बाद दिमाग के बाहरी जो आवरण होता है, एक जो झिल्ली नुमा आवरण है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, उसको हटाने के बाद जो ट्यूमर ग्रस्त हिस्सा है उसको निकाला जाता है ऑपरेशन की मदद से, माइक्रोस्कोप और दूरबीन की सहायता से। और उस ट्यूमर ग्रस्त टुकड़े को बायोप्सी की जांच की जाती है, जिससे कि यह निर्धारण होता है कि ट्यूमर किस प्रकार का है और कैंसर किस अवस्था में है। क्या कैंसर अपनी अर्ली स्टेज में है या लेट स्टेज में है, जो भी कैंसर की अवस्था होती है उसके हिसाब से बायोप्सी जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात मरीज को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी या दोनों में से कोई एक चीज जिसकी भी जरूरत है उसके हिसाब से उसका अगला इलाज किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अधिकारी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अर्ली स्टेज हो या लेटर स्टेज हो ये जांच भी की जाती है, उस ट्यूमर को देखा जाता है, बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे अगर इनिशियल स्टेजेस में ही पता चल जाए कि ब्रेन ट्यूमर है तो क्या इलाज ज्यादा आसान होता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर शुरुआती दौर में ब्रेन ट्यूमर का पता लग जाता है तो उसका एक फायदा तो ये होता है कि ब्रेन ट्यूमर का एक तो साइज छोटा होता है और वो दिमाग के जो मीन्स कई महत्वपूर्ण हिस्सों में उसका फैलाव नहीं होता है, तो उसको निकालना और साथ ही साथ जो कैंसर की स्टेज है वो भी अर्ली होती है, तो उसका इलाज काफी हद तक संभव है और ऐसे मरीज करीब 10-15 साल या 20 साल तक भी अपनी सामान्य जिंदगी उसके ऑपरेशन के बाद में जी सकते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त सिंगरौली से हमारे साथ सुनीना जी जुड़ गई हैं। सुनीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहती हैं आप? अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सुनीना जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। तो मेरे कान के ऊपर, बाएं साइड कान के ऊपर जी
हेलो। जी जी पूछिए। हाँ, थोड़ा सा 2-3 महीने से हल्का दर्द हो रहा है, मतलब सिर पे ही है ये दर्द, ठीक है ना? हेलो। जी जी। हाँ, तो वो दर्द अभी 2-3 दिन से मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, कोई ट्यूमर वगैरह कुछ तो है नहीं? ओके। देखिए, इसके लिए आपको अपने नज़दीक के किसी भी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से परामर्श लेने की आवश्यकता है, और उनके न्यूरोलॉजिकल परीक्षण के बाद अगर ज़रूरी हुआ तो वो एक सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी उनको ज़रूरी लगता है उस हिसाब से करके और आपको आगे ये बताने में सक्षम होंगे कि आपको कुछ तकलीफ है या नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर अधिकारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया इनिशियल स्टेज पे अगर ये डिटेक्ट हो जाता है कि ब्रेन में ट्यूमर है तो इलाज जो है वो ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर काफी देर से ये पता चले कि ब्रेन में ट्यूमर है तो भी क्या इलाज संभव है? निश्चित रूप से जिन मरीजों में बाद की अवस्था में या लेटर स्टेज में भी ट्यूमर का डिटेक्शन होता है या ट्यूमर के बारे में पता लगता है जी। उनके लिए भी ऑपरेशन करना अति महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इस ब्रेन ट्यूमर का अगर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं या उनको इलाज नहीं देते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ने की वजह से और दिमाग के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन पे अतिरिक्त दबाव ट्यूमर के साइज की वजह से और दिमाग में सूजन की वजह से होने के कारण मरीजों की जान भी जा सकती है। तो इलाज निश्चित ही रूप से संभव है। उन सभी मरीजों के लिए भी सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ही इलाज की प्रक्रिया रहती है। हाँ, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होने पे जरूर कुछ मरीजों को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर लेट स्टेज में डिटेक्ट होने पे निश्चित रूप से इन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और इस वक्त भोपाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, ऋतु है। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप? अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। जी ऋतु जी, आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकती हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैं ये जानना चाहती हूँ जी कि जैसे कोई सा भी कैंसर होता है तो उसको ऑपरेशन के बाद ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है, ऐसा सुना है, तो ऐसा होता है क्या? हेलो जी। देखिए, हर कैंसर के साथ ऐसा होता हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे जरूर होते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी उनकी कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बाकी रह जाती हैं और उनमें दोबारा ग्रोथ हो सकती है, दोबारा उनका बनना हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के ट्यूमरों में ऐसा होता है ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर अधिकारी, जैसे कि हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, चूंकि ये ब्रेन से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या इसका जो ऑपरेशन होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? क्या रिस्क इसमें बढ़ जाता है? ये आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित ही रूप से जो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन होते हैं वो एक मेजर ऑपरेशन या बड़े ऑपरेशन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी मरीजों को परेशानी होती है ऐसा आवश्यक नहीं है जी। मुख्य रूप से ये इस पे निर्भर करता है कि एक तो मरीज की शारीरिक स्थिति कितनी है, ट्यूमर का साइज और उसका दिमाग में दिमाग के किस हिस्से में फैलाव है और वो सीधे हाथ या उल्टे हाथ की तरफ किस तरफ मौजूद है, क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य रूप से सभी जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं जी। उनके दिमाग का जो मुख्य कंट्रोल है या मुख्य जो नियंत्रण है वो उल्टे हाथ की तरफ होने वाले दिमाग में जी। होता है। तो इन सारी चीजों से ही ये निर्धारित होता है कि उसमें कितनी परेशानी या कितनी रिस्क है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ भिलाई से मणिराम जी जुड़ गए हैं। मणिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान कार्यक्रम में। आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर अधिकारी से? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। उनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। डॉक्टर अधिकारी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मरीज होते हैं जिन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है उन्हें किस तरह के खतरे होते हैं, क्या कुछ हो सकता है उनके साथ? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में मुख्य रूप से जो खतरे होते हैं वो है एक बार बार मिर्गी का दौरा आना, मरीज के शरीर के किसी एक हिस्से में लकवा हो जाना जी। या फिर मरीजों में बार बार बेहोशी का अटैक होना। कुछ ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो कि दिमाग के पानी वाले रास्ते, जो कि सभी सामान्य रूप से सभी के दिमाग में होते हैं, उन पानी के रास्तों में भी रुकावट करते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर
तो इनमें अगर अचानक से बड़ी रुकावट आ जाती है तो वो दिमाग के पानी का जो सर्कुलेशन है, जो प्रवाह है, वो रुक जाता है और उसी स्थिति को हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। इस स्थिति की वजह से कई बार मरीजों को जान का खतरा होता है और इसी तरह के बार बार जो बेहोशी के अटैक हैं या दिमाग में जो प्रेशर बढ़ता रहता है ब्रेन ट्यूमर के साइज और दिमाग में सूजन बढ़ने से, उससे कई बार मरीजों को जान का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अधिकारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हम अपने नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होने का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो कम हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर के खतरे, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ उद्योग हैं, उनसे संबंधित लोग कुछ सावधानियां रख सकते हैं और जो एक्सरे विभाग या जो रेडियोथेरेपी से संबंधित जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स होते हैं, वो विशेष रूप से एक डोसीमीटर नाम का यंत्र आता है जो कि विकिरण, जो क्षकिरण है, उनका जो डोज जितना उस व्यक्ति की विशेष को लग रहा है एक्सपोजर की वजह से जी, उसका निर्धारण करता है। तो डोजीमीटर से कितना डोज जो शरीर के लिए उससे खतरे से अधिक जो मात्रा है, जिसको क्रिटिकल लेवल कहते हैं, उससे अधिक उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ना लें जी। और बाकी जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं जी, वो क्षकिरणों से बचने के लिए ऑपरेशन के दौरान या जहां पे भी क्षकिरण का प्रयोग हो रहा है, एक विशेष प्रकार का एप्रन आता है जो कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को इस विकिरण से बचाता है, उसका प्रयोग करें। बिल्कुल। और इस वक्त और जहां तक आवश्यकता न हो, जहां पे भी क्षकिरण का प्रयोग हो रहा है, उससे दूर रहें। बिल्कुल। इस वक्त भोपाल से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेज प्रकाश जी हैं। तेज प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरे पिताजी हैं, उनके अभी मतलब वो चेकअप हुआ है तो लीवर में सूजन बताइए मैम। जी, लीवर में सूजन बताइए और वो कुछ खाते पीते हैं तो तुरंत उल्टी हो जाती है मैडम, और वो कुछ खा पी नहीं पा रहे। 15 दिन हो गए, काफी परेशान है, तो उसी इलाज के पर्पज से इधर आए भोपाल में। जी, सूजन कहाँ पर हुई है तेज प्रकाश जी? लीवर में बताइए, डॉक्टर ने जो इंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लीवर में सूजन बताइए काफी ज्यादा मैडम। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की, इसलिए ब्रेन ट्यूमर से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अधिकारी, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या ये जुमला यहाँ पर भी ठीक बैठता है? क्या कुछ कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए सामान्य रूप से क्षकिरणों और जो कुछ रसायन है उनसे बचने के अलावा हमारे पास और कोई प्रिवेंशन का तरीका उपलब्ध नहीं है। बाकी सामान्य खानपान और इनसे संबंधित कोई और प्रिकॉशन लेने की इसमें जरूरत नहीं होती है जी। अगर ऑपरेशन करवाया है किसी मरीज ने ब्रेन ट्यूमर का, तो उसके बाद कितने चांसेस रहते हैं कि वो नॉर्मल एक लाइफ जो है, जैसा आम लोग गुजर बसर करते हैं, वैसी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए। ये निर्धारण की मरीज कितने समय तक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, सामान्य जीवन जी सकता है, ये ट्यूमर की स्टेज, कैंसर की कौन सी स्टेज है, वो है, और मरीज की खुद की शारीरिक अवस्था क्या है, उस पे निर्भर करता है। अगर मरीज की शारीरिक स्थिति काफी अच्छी है और ट्यूमर भी अगर उसको शुरुआती दौर में ही अपने को ट्यूमर के बारे में पता लग जाता है, तो ऑपरेशन के, और साथ ही साथ वो शरीर के दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्से, दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, सामान्य जिंदगी के लिए, अगर वो उन हिस्सों में मौजूद नहीं है तो ऐसे मरीज कई सालों तक अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर सचिन अधिकारी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। काफी मिथ, काफी भ्रम थे ब्रेन ट्यूमर को लेकर, एंड आई एम श्योर जो दर्शकों ने ये कार्यक्रम देखा है उनके ये सारे मिथ, सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज पूरी तरह से ब्रेन ट्यूमर का संभव है, खासकर अगर अर्ली स्टेज में ही ये डिटेक्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अधिकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।